अफगानिस्तान से लेकर बर्मा तक 82,64,133 किलोमीटर वर्ग की वो पुण्य भूमि, मातृभूमि, भारत भूमि कैसे खंडित हो गई, कैसे वो इतने टुकड़ों में टूट गई। इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं। अखंड भारत के सिवा कोई चारा नहीं है सर। सब लोग जितने बाहर हैं इनको आना ही पड़ेगा। क्यों ना अखंड भारत का निर्माण किया जाए, बन जाए। जो हमारा था वो हमारा होगा, आज नहीं तो कल, लेकिन होगा हमारा ही। नमस्कार दोस्तों, देखिए हमारा भारत यहाँ की सभ्यता के लिए पूरे दुनिया में जाना जाता था। यहाँ पर पहले हिंदू राजाओं का शासन था, है ना, इसलिए इसको हिंदू राष्ट्र भी कहा जाता था। लेकिन पिछले 2500 सालों तक भारत को बहुत ही दुर तरीके से शासन किया गया। किनके द्वारा? अरब के द्वारा, सर्प के द्वारा, खून के द्वारा, शकों के द्वारा, हूण के द्वारा, डच के द्वारा, फ्रांस के द्वारा, ब्रिटेन अंग्रेजों के द्वारा। और इन सब ने भारत को अपने सुविधा के अनुसार कि कैसे मैं भारत को अच्छे से लूट सकता हूं, इसलिए भारत को हिस्से में बांट दिया ताकि अच्छे से लूट हो पाए। लगभग अखंड भारत के 15 से ज्यादा हिस्से इन्होंने कर दिए। इसी वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं कि उन हिस्सों की क्या कहानी रही, कैसे उनकी आजादी रही और कैसे वो ब्रिटिश इंडिया से अलग हो गए। पहला आता है हमारा अभिन्न अंग अफगानिस्तान। अफगानिस्तान को दोस्तों हमारे विश्व में एक बहुत बड़ा स्थान दिया गया है। यहाँ पर अमेरिका, यूएसएसआर जो भी आएगा मुक्की खा के जाएगा, हार के जाएगा। यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य का शासन हुआ करता था। अफगानिस्तान उसको दहेज में मिला था। हमारा इतिहास इतना बड़ा है कि जो गंधारी और जो महाभारत से जुड़े हुए कैरेक्टर हैं, पांडवों, वो सब अफगानिस्तान से बिलोंग करते थे, है ना। हमारा ऐसा इतिहास है कि यहाँ पर अफगानिस्तान में बहुतों ने आक्रमण भी किया। जैसे सिकंदर आया विश्व को जीतने के लिए और पूरे एशिया का दिल माना जाता है अफगानिस्तान को। यहाँ पर इसे लूटने आया और चंद्रगुप्त मौर्य से हार के गया। आखिर में वो मर गया था, है ना। तो इतना बड़ा इसका इतिहास रहा है। जो महाभारत के शकुनी और जो वो थे गंधारी, वो यहीं से अफगानिस्तान से ही थे। लेकिन दोस्तों क्या कारण रहे जो इसको अलग कर दिया गया भारत से? कारण कुछ नहीं था, कारण बस ये था कि अंग्रेजों को सुविधा नहीं हो रही थी लूटने के लिए। जैसे यहाँ पर पठारी एरिया है, आपको दिख रहा होगा, ऐसे ही जो यहाँ पर ज्योग्राफिकल बफर जोन इसको बना दिया गया। जो अपना रशिया और ब्रिटेन, इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ और इसको बफर जोन डिक्लेयर किया गया। लेकिन इसके बाद क्या हुआ? 1918 में पहला विश्व युद्ध का अंत हुआ था और उसके बाद क्योंकि इनका आंदोलन बढ़ने लग गया था अफगानिस्तान वालों का, एक साल बाद 1919 में इन्होंने मांग की कि हमें इंडिपेंडेंट करो। हालांकि ये मांग को जो है स्वीकार कर लिया गया। इसी को कहते हैं एंग्लो अफगानिस्तान वॉर थर्ड। इसके द्वारा ब्रिटेन के द्वारा इस जो है ऑफर को एक्सेप्ट किया गया। और जो फॉरेन अफेयर्स है, यानी बाहर के जो रिलेशन है, वो अफगानिस्तान खुद ही अपने देखने लग गया। लेकिन यहाँ पर पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट नहीं मिली थी अफगानिस्तान को, क्योंकि अफगानिस्तान बाहर के रिलेशन देख रहा था, अंदर के रिलेशन कुछ एरियाओं में अभी भी ब्रिटेन देख रहा था इसके। इसीलिए वहां पर 1920 में एक आंदोलन शुरू हो गया। अमानुल्लाह वहां के किंग थे, उन्होंने आंदोलन शुरू करा, रिफॉर्म लाने की कोशिश करी, कहा कि पूरी तरीके से अफगानिस्तान को हम देखेंगे, कोई और नहीं देख सकता। और 1921 में एक रावलपिंडी एग्रीमेंट के द्वारा इसको पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट कर दिया गया। दोस्तों ये जानना बहुत जरूरी है कि हमसे अफगानिस्तान कोई भी समस्या या त्रुटि के अनुसार अलग नहीं हुआ, कोई फॉर्मल सेपरेशन नहीं थी। अफगानिस्तान अब भी हमसे जुड़ा हुआ है, भले ही वहां पे तालिबान आ गया हो, हम अब भी उसकी मदद करने के लिए तैयार है अगर वहां पे कोई गलत चीज ना हो, है ना। लेकिन बस ज्योग्राफिकल वे में इसको तोड़ दिया गया और कोई कारण नहीं था। दूसरा देश है हमारा दोस्त नेपाल। ये अब भी हमारे जिगरी दोस्त है। हमें नेपाल जाने और आने के लिए कोई भी वीजा की जरूरत नहीं है, फ्री ट्रेड हो सकता है
और हमारी सेना का उच्च पद नेपाल को दिया जाता है। नेपाल की सेना का उच्च पद हमारी सेना को, हमारे सेना की किसी जवान को दिया जाता है। दोस्तों, इतना अच्छा रिलेशनशिप, लेकिन नेपाल टूटा क्यों? नेपाल एक्चुअली में टूटा नहीं, नेपाल अभी भी जुड़ा हुआ है, बस उसको कुछ कारणों से। जैसे नेपाल इतना जुड़ा हुआ है कि वहां पे बौद्ध लुम्बिनी वही है, हमारे भगवान बुद्ध भी वहीं पैदा हुए। मिथिला एक जगह है, वहां पे माँ सीता का जन्म हुआ है ना, इतने बड़े। वहां पे हिंदू राजाओं का शासन था, हिंदू संस्कृति अभी भी अपनाई जाती है। जब ये टूटा था तो पहला हिंदू देश बना था नेपाल। 2008 के बाद हालांकि ये डेमोक्रेसी बन गया, लेकिन पहला हिंदू देश नेपाल था। जैसे वहां पर राजा तो बहुत हुए, बौद्ध धर्म का भी प्रचार हुआ, लेकिन बाद में वहां पे पहाड़ी एरिया था तो वहां पर गोरखाओं का राज आने लगा। और गोरखा पहले बटे हुए थे, अलग अलग इनकी टेरिटरीज थी, लेकिन धीरे धीरे जब गोरखाओं राजाओं का एक्सपेंशन हुआ तो इन्होंने अपनी सारी टूटी हुई जगह को या अपने सारी प्रेसिडेंसीज को एक करने की कोशिश करी। जब ये एक करते गए थे, इनका बहुत बड़ा एक्सपेंशन होता गया। वहां पे राणा का रोल भी आ गया था। राणा के रोल ने भी जो है ब्रिटिश जो है इंडिया को बहुत तरीके से जवाब दिया और इन्हें भगाने की कोशिश की गई। बड़ा कारण ये था कि नेपाल जो है ब्रिटिश इंडिया की जो है टेरिटरी में तो आता था, अदर देन वर्ल्ड में ब्रिटिश इंडिया बोलता था, तो नेपाल को अपना हिस्सा बोलता था। बाहर इंटरनल जो इंटरनेशनल रिलेशन है वो तो ठीक थे, लेकिन नेपाल के अंदर इनकी खुद की सरकार चल रही थी। नेपाल ब्रिटिश इंडिया की बात मानता ही नहीं था, है ना, तो इंटरनल अफेयर से खुद ही देखता था। इसी कारणों से नेपाल को अलग कर दिया गया। नेपाल को देवघर भी कहा जाता है क्योंकि ये एक सांस्कृतिक तरीके से बहुत अभिन्न हिस्सा है भारत का। अगला देश आता है भूटान। भूटान दोस्तों एक ऐसा देश है जो कि सिक्योरिटी के लिहाज पर भारत से जुड़ा हुआ है, भारत पर निर्भर है। जैसे भूटान जो है एक पहाड़ी क्षेत्र है, वहां पर अच्छा खासा ट्रांसपोर्टेशन नहीं है ना। एक ऐसा देश भूटान जो कि ब्रिटिश कॉलोनी का पार्ट नहीं रहा, ब्रिटिश ने इस पर शासन नहीं किया। हालांकि ऐसा नहीं है कि ब्रिटिश वालों ने, अंग्रेजों ने इस पर शासन करने का प्रयास नहीं किया, बहुत प्रयास किया, लेकिन इनके लोगों ने उस प्रयासों को नकार दिया, उस प्रयासों को रिटेलिएट किया। कभी भी ये कॉलोनी नहीं बन पाया ब्रिटेन की, है ना। अब क्या हुआ, जब ये कॉलोनी नहीं बन पाया तो इसके अंदर बहुत सुख शांति है। यहाँ के लोगों को जो है ज्यादा लड़ाई बड़ाई पसंद नहीं है, बहुत शांति प्रिय देश है। वर्ल्ड की रैंकिंग में हालांकि आता है कि वर्ल्ड पीस कंट्रीज में, है ना, इतनी इसके अंदर शांति है। इसको जरूरत भी नहीं है किसी सेना को रखने की, बल्कि चाइना से तो लगता है इसका बॉर्डर, लेकिन इसको जरूरत नहीं है अपनी सेना रखने की। इसीलिए इसने 1947 में भारत से एक पीस ट्रीटी साइन की और भारत की सेना अब इसकी सिक्योरिटी करती है बाहर की तरफ से। अंदर तो इनकी चलती है, लेकिन बाहर इंटरनेशनल सिक्योरिटी कौन करता है? भूटान की भारत करता है। इसलिए भूटान जो बॉर्डर है वहां पर इंडियन फोर्सेस खड़ी रहती है, चाइना की तरफ वाली, है ना। ठीक है दोस्तों, इस है तिब्बत। तिब्बत का इतिहास कुछ ऐसा रहा, तिब्बत नाम के एक ऋषि हुए हैं और उन्हीं के नाम पर तिब्बत का नाम पड़ गया। लेकिन इसमें बहुत से उछाल चढ़ाव आए हैं तिब्बत के इतिहास में, क्योंकि तिब्बत जो है ब्रिटिश कॉलोनी भी रहा, ब्रिटिश ने इस पर राज भी किया, लेकिन ब्रिटिश ने इस पर उस तरीके से राज नहीं किया जैसे और टेरिटरी पे किया। जैसे ब्रिटिश को भारत की टेरिटरी संभालनी थी, इसलिए ब्रिटिश के ज्यादा फोर्स से राज नहीं होता था तिब्बत पर। लेकिन उसी के दूसरी तरफ चाइना का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस, प्रभाव था तिब्बत पर, और हमेशा उग्रवाद होता रहता था वहां पर, तिब्बत पर हमला करने की सोचता रहता था। इसलिए तिब्बत को ब्रिटिश कॉलोनी से ज्यादा चाइना से डर लगता था। एक बार 1914 में सिमला अकॉर्ड एक तरीके की कमेटी थी, उसको कहा गया कि आपकी बाउंड्री करवा देते हैं हम। क्या करवा देते हैं? बाउंड्री का मतलब हम आपके बॉर्डर सेट करवा देते हैं कि आपका ये बॉर्डर, आपकी ये लाइन, आपकी एलओसी ये, तो आप एक देश की तरह रह लोगे। लेकिन वहां के तिब्बत के लोगों ने पता नहीं क्यों इसका विरोध किया तो वो एक तरीके से सेपरेट देश नहीं रह पाया और बस वो ऐसे चलता गया। इसी बात का फायदा उठा लिया चाइना ने 1950 में आंख बंद करके तिब्बत में घुस गया, और जब वो तिब्बत में घुसा उसे नरसंहार करना शुरू किया। उसने यहाँ के लोगों को चाइना में फेंका, चाइना के लोगों को यहाँ लाया, ये माइग्रेट कराकर तिब्बत की पूरी डायस्पोरा, पूरी कंपोजिशन ही बिगाड़ दी, है ना। और फिर 1959 तक इतने तगड़ा इनके यहाँ नरसंहार चला
दलाई लामा 14th दलाई लामा भारत में आना पड़ा उनको भारत में शरण लेनी पड़ी। भारत ने भी उनका पूरा साथ दिया और यहाँ पर हमने गवर्नमेंट इन एग्जाइल बनाया। गवर्नमेंट इन एग्जाइल का मतलब होता है दोस्तों कि आपके देश की गवर्नमेंट आपके देश पर राज तो कर रही है परंतु दूसरे देश में रहकर, क्योंकि आपके देश में रहना संभव नहीं हो पा रहा है। ऐसे ही तिब्बत है, तिब्बत की गवर्नमेंट तो है वो भारत से तिब्बत में शासन कर रही है, भारत से तिब्बत को ऑर्डर दे रही है। दलाई लामा है ना, वो इस सरदार को चला रहे हैं, इसीलिए कहते हैं गवर्नमेंट इन एक्साइल। क्यों वो जा क्यों नहीं पा रहे हैं अपने तिब्बत में? क्योंकि वहां की ऐसी कंडीशन नहीं है। चाइना उन्हें मारना चाहता है। हमें भी तिब्बत का पूरी तरीके से साथ देना चाहिए। तिब्बत को अपनी आज़ादी की लड़ाई में हमें आगे ले जाने में मदद करनी चाहिए। उसी के नीचे एक देश आता है म्यांमार। देखिए म्यांमार में अभी कंडीशन ठीक नहीं चल रही है, वहाँ कुछ मिलिट्री को लेकर, शासन को लेकर इशू चल रहा है। देखिए म्यांमार की जो ब्रिटिश कॉलोनी को लेकर सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो थी वहाँ की एथनिक कंपोजिशन। एथनिक कंपोजिशन का मतलब होता है जातीय संरचना, मतलब वहाँ बहुत सारे अलग अलग रिलीजन के लोग रहते थे, मतलब एक तरीके से डाइवर्सिटी थी। इसी को लेकर उन्होंने आंदोलन करने शुरू करे, कहा कि हमें आजाद करो, हमें अपना शासन खुद चलाना है। म्यांमार को उसका हिंदी नेम बर्मा भी कहा जाता है। बर्मा की एंग्लो इंडियन फोर्स से, जो कि ब्रिटिश सेना की फोर्स थी पहले की, उससे कई बार लड़ाई हुई। हालांकि एंग्लो इंडियन वॉर ने इनको हरा दिया था। और जो अभी आपको मणिपुर का इशू दिख रहा है, वहाँ के मिथीस को इन्होंने ज्यादा राइट दिए थे, वहाँ के राजा बनाए थे अंग्रेजों ने, है ना। उस वाले इशू को मैं पहले ही समझा चुका हूँ, यहाँ ध्यान दीजिए। म्यांमार में ऐसी लड़ाइयाँ हुई और वहाँ पर आंदोलन चलने शुरू हुए कि हमें आजाद किया। जैसी मांग को लेकर यहाँ पर समझौता भी हुआ और उसका नाम था पैंगलोंग एग्रीमेंट। 1947 में ये समझौता हुआ। यहाँ पर एंग सैन एक लीडर हुए हैं, उन्होंने इस एग्रीमेंट में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। नेगोशिएशन करने में ब्रिटेन की जो है टेरिटरी, ब्रिटिश कॉलोनी से बहुत बड़ा अहम रोल निभाया। और उसके बाद इनका जो है एसोसिएशन कर दिया गया था इस लीडर का। इसके बाद एक और यू नू करके लीडर आए, उन्होंने पूरी म्यांमार की कमान संभाली और आगे जाकर प्राइम मिनिस्टर भी बने। नीचे आ जाइए दोस्तों, हमारा अभिन्न अंग था पहले श्रीलंका। श्रीलंका का हमारा इतिहास रहा है। हमारी कथाओं में, पुरानी कथाओं में भगवान श्री राम ने जिस रावण को मारा था, जिस घमंडी रावण को मारा था, वो श्रीलंका से ही था। श्रीलंका पे जो पुल बनाया था वो भगवान श्री राम ने बनाया था। आज उस पुल को एडम या आदम ब्रिज भी कहते हैं अकॉर्डिंग टू द अदर्स रिलीजन थ्योरी, लेकिन ऐसा इतिहास रहा है हमारा श्रीलंका से। श्रीलंका में क्या कमी थी दोस्तों? श्रीलंका में लोकल लीडर्स इमर्ज करने लग गए, क्योंकि टेरिटरी तो वहाँ कॉलोनी थी, ब्रिटेन की ही थी, ब्रिटेन वाले वहाँ शासन कर रहे थे। लेकिन वहाँ के लोकल लीडर्स ने कहा कि हमें आपसे आज़ादी चाहिए। वहाँ पे इमर्ज होने लग गए, जैसे कि एक थे DS सेनानायक। DS सेनानायक इन्होंने कहा कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन में रिफॉर्म चाहिए, हमें आपसे नेगोशिएट करना है, ब्रिटेन वालों आपसे अलग होना है। 8 फरवरी 1948 में श्रीलंका अलग हो गया। हालांकि ये भारत से सिर्फ 37 किलोमीटर की दूर है। और जब ये अलग हुआ 1948 में, तो इसको डोमिनियन ऑफ सेलोन कहा गया। ये पूरी तरीके से रिपब्लिक या डेमोक्रेटिक नहीं बना। डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक ये जाकर बना 1972 में। अब भी यहाँ पर जो है सेमी प्रेसिडेंशियल रूल चलता है, क्योंकि यहाँ पर प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर को दोनों इक्वल पावर है, इसलिए झड़प होती रहती है। इमरजेंसी का एक बड़ा कारण वो था। ऐसे ही एक देश पड़ता है जिसके नीचे समुद्र है और ऊपर भारत से वो लगा हुआ है, उसका नाम है बांग्लादेश। बांग्लादेश था तो एक दूसरे देश के साथ, उसका नाम लास्ट में लूंगा, लेकिन वो अलग हुआ। अलग क्यों हुआ दोस्तों? बांग्लादेश की सबसे बड़ी उस दूसरे देश, उसका नाम था पाकिस्तान, उसके साथ ये समस्या थी कि यहाँ पर बोलते थे बंगाली। सिर्फ एक ही समस्या थी कि बंगाली स्पीकिंग की, ये बोलते थे बंगाली, और वो था इस्लामिक राष्ट्र। उसे चाहिए थी यहाँ पर भी उर्दू बोली जाए, लेकिन ये बोलते थे बंगाली। बहुत बुरी तरीके से जो बंगाल है उससे ये बांग्लादेश अलग हुआ था, इसलिए हमारा जो हिस्सा है उसको वेस्ट बंगाल कहा जाता है। सिर्फ पुलिस स्टेशन को आधार मानकर लाइन खींच दी गई थी, रेड क्लिफ लाइन जिसे कहते हैं। आधों के खेत वहां चले गए, आधों के खेत यहाँ रह गए। बहुत बुरी तरीके से जमीन का बंटवारा हुआ था।
तो वहां पर बंगाली बोलते थे, यहाँ पे चाहते थे कि उर्दू बोले, उर्दू बोलते नहीं थे। 1942 में दोस्तों इसी आधार पर एक रेवोल्यूशन हो गया कि आप उर्दू बोलो, उर्दू पर हम फोर्स करेंगे आपको। धीरे धीरे जाकर ये बहुत ही बड़ा तनाव में बदल गया। और दिक्कत की बात ये थी कि जो पाकिस्तान थे, जिसको वेस्ट पाकिस्तान कहा जाता था, इसको ईस्ट पाकिस्तान, ये वेस्ट वाले बांग्लादेश पर बहुत बुरा अत्याचार कर देते, यहाँ की माता बहनों का बलात्कार करते थे और तनाव में रखते थे हमेशा। इसीलिए यहाँ पर कोई अच्छे से सुख शांति से रह नहीं पा रहा था और इनको पाकिस्तान की असेंबली में सेंट्रल रिप्रेजेंटेशन भी नहीं देते थे। यहाँ के नेता ज्यादातर वहां चुनकर नहीं जाते थे। इसी समस्याओं को साथ लेकर यहाँ पर एक पॉलिटिकल पार्टी बनी, उसका नाम था अवामी लीग। ये पार्टी बनने के बाद इसने बहुत सारे मुद्दे यहाँ पर उठाए और 1970 में ये यहाँ पर चुनाव जीत गई। ये पार्टी शेख मुजीबुर रहमान ने बनाई थी और इस पार्टी ने चुनाव जीतने के बाद कहा कि मैं आपकी सेंट्रल असेंबली में नहीं बैठूंगी। इस पार्टी का ये डिसीजन था। इसीलिए पाकिस्तान वाले गुस्सा हुए, कहा कि ये तो हमारा हिस्सा है और ऐसे कह रहा है, और यहाँ पर अटैक कर दिया। और जब पाकिस्तान की सेना ने अटैक किया तो यहाँ के शेख मुजीबुर रहमान ने हमसे मदद मांगी और भारत की सेना और इन्हीं की एक मिलिट्री हिस्सा था, शेख मुजीबुर रहमान की लीग का एक हिस्सा था, उसका नाम था मुक्ति बाहिनी। भारत की सेना और मुक्ति बाहिनी दोनों ने मिलकर ऑपरेशन चलाया। बहुत बड़ा ये लड़ाई रही दोस्तों, किसी दिन विस्तार में बताऊंगा कैसे सब कुछ तहस नहस कर दिया। भारत ने दबाकर पाकिस्तान वालों को एकदम से तहस नहस कर दिया और 9 महीने तक ये लड़ाई चली। महबूबा मुफ्ती ने बहुत अच्छे से भारत की सेना का साथ दिया और भारत ने 9 महीने बाद 1971 में बांग्लादेश को एक इंडिपेंडेंट स्टेट घोषित करवा दिया, एक नया राष्ट्र बनवा दिया और 93,000 पाकिस्तानी हरामियों ने भारत के सामने सरेंडर कर दिया। आज करते हैं ये हमसे लड़ाई की बात, ठीक है। अब हम बात करने जा रहे हैं पूरी दुनिया में एक ऐसे कैंसर की जिसका नाम पाकिस्तान से भी जाना जाता है। उस पाकिस्तान को बनाया, जिसकी मैं ज्यादा कहानी बताना नहीं चाहता दोस्तों। एक तरीके से शॉर्ट में समझ लीजिए, एक था राजा, उसको चाहिए था राज और आगे जाकर हो गया वो बर्बाद। सिंपल यही। यहाँ पर जो जिन्ना था, ये ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को एक तरीके से छोटे बच्चे की तरह जिद कर रहा था, मेरे को ये दे दो ऑल इंडिया में, मेरे को इस लीग में पूरे मुस्लिम के वोट दे दो। भारत की तो सबसे बड़ी नीति रहती है कि हम किसी को सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं देंगे, लेकिन अंग्रेजों से इसने रिक्वेस्ट कर अपना अलग पाकिस्तान बनवा लिया। तो 14 अगस्त 1947 को इसने पाकिस्तान छोटा बच्चा पैदा करवा दिया। उसी दिन पाकिस्तान का इंडिपेंडेंट स्टेट माना जाता है ना। और जिन्ना वहां का फिर गवर्नर जनरल बन गया। बस दिक्कत ये थी कि इन्हें अलग एक तरीके से राजा बनना था, एक तरीके से मतलब पोस्ट चाहिए थी और भारत को अलग कर दिया। भारत की डाइवर्सिटी को समझ नहीं पाया। ठीक है दोस्तों, ये थे सारे देश जो कि हमारी ब्रिटिश कॉलोनी के पार्ट रहे थे हमारे साथ ही, इसलिए ये ब्रिटेन कॉलोनी से आजाद हुए। लेकिन भारत, अखंड भारत में कई ऐसे देश भी थे जो कि ब्रिटेन की कॉलोनी नहीं रहे थे लेकिन भारत के साथ थे, जैसे ईरान, मलेशिया, कंबोडिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया। इतने कंबोडिया में तो इतने बड़े बड़े मंदिर हैं कि आप देख के चौंक जाएंगे। वहां पर संस्कृति चलती है भारत की। इंडोनेशिया में वहां की करेंसी पर हमारी संस्कृति छाई हुई है। तो ये इतनी तरीके से हमारे कल्चर से जुड़े हुए थे। ईरान भी हमारे कल्चर से जुड़ा हुआ था। ये जो कंबोडिया, फिलीपींस, ये सारे देश है, इनमें फ्रेंच, डच, अमेरिका, इन सब का शासन रहा था, इसलिए ये भी भारत के हिस्सा थे, परंतु ब्रिटेन कॉलोनी में नहीं थे। अब जरा दोस्तों समझिए, ध्यान से सुनिएगा। भारत ब्रिटेन कॉलोनी था और ब्रिटेन ने भारत को अखंड को खंडित कर दिया, पूरी तरीके से बांट दिया। और जब एक भारत बचा, उसको भी ढंग से छोड़ा नहीं। भारत को भी 565 रियासतों में बांटने की साजिश थी पूरी। जैसा आज आपको भारत दिख रहा है ना, ऐसा भारत होता ना अगर वो एक इंसान ना होता। उसका नाम था आयरन मैन ऑफ इंडिया, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने 565 रियासतों, जिनके पास चॉइस थी, अंग्रेजों ने उन्हें चॉइस दी थी कि आप आजाद भी हो सकते हैं, आप पाकिस्तान, इंडिया कहीं पे भी जा सकते हैं। मतलब एक भारत में के अंदर भी 565 हिस्से बना दिए राजाओं के और कहा आप आजाद भी हो सकते हैं।
लेकिन आयरन मैन ऑफ इंडिया ने जैसे भी ठोक पीट कर जैसे भी किया, सबको एक कर दिया। आज जैसे भारत दिख रहा है सिर्फ और सिर्फ उनकी वजह से दिख रहा है। भारत को अखंड बनाया जा सकता है क्या? दोस्तों, भारत को जब खंडित किया जा सकता है तो अखंड भी बनाया जा सकता है। देखिए, ये जो विचारधारा होती है ये सिर्फ पॉलिटिकल वे में नहीं होती। ऐसा नहीं है कि राजनीति चाहेगी तो हो जाएगा। सबसे ज्यादा देश के लोगों की फीलिंग्स की कीमत होती है। क्या वो देश के लोग अपने आप को एक मानते हैं? जब यूरोपियन यूनियन एक हो सकता है, जब जर्मनी जो लड़ रहे थे वो एक हो सकते हैं, तो हम क्यों नहीं हो सकते एक? बात है लोगों की फीलिंग की। अगर लोग चाहें कि हाथ से हाथ पकड़कर हम फिर से संगठित करेंगे पूरे राष्ट्र को, तो बिल्कुल हो सकता है। हम तो दोस्तों ये मानते हैं आप भी खुश रहें और सब खुश रहें, पूरा विश्व खुश रहे। इसी विचार के साथ हम सब एक साथ एक भविष्य को लेकर एक साथ चलकर बिगर किसी भेदभाव किए हुए एक साथ कहें, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हर जगह शांति हो, हम सब एक हो, यही है हमारे भारत की खूबसूरती। जय हिंद।